नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, कब कब इम्यूनाइजेशन किया जाता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अब हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इम्यूनाइजेशन इज ए Immunization is a key public health strategy designed to protect individuals and communities from infectious disease। कि कोई भी infectious disease होती है उससे प्रिवेंट करने के लिए हम पूरी पब्लिक को बचाने के लिए इम्यूनाइजेशन किया जाता है। It involves the administration of vaccines which stimulate the immune system to develop immunity to specific pathogen without causing the disease। कि इम्यूनाइजेशन क्यों किया जाता है कि कोई भी पैथोजन और कोई भी स्पेसिफिक डिजीज होता है उसके लिए वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाती है उस व्यक्ति को। अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे। A vaccine is a biological preparation that provides acquired immunity to a particular infectious disease। एक वैक्सीन एक क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो क्या करती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है किसी स्पेसिफिक डिजीज के प्रति। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इम्यूनाइजिंग एजेंट की। इम्यूनाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो पहली है वैक्सीन, दूसरी है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तीसरी है एंटीसीरा। दिस थ्री कॉल्ड इम्यूनाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इनको? इम्यूनाइजिंग एजेंट बोलते हैं इन तीनों को। अब हम बात करेंगे वैक्सीन की। An infectious liquid that Edward Jenner first time derived from cowpox lesion and used to prevent and attenuate smallpox in human। कि वैक्सीन की फर्स्ट खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन की खोज की थी। ये क्या थे? एक ब्रिटिश फिजिशियन थे। 1947 में इनका जन्म हुआ था और 1823 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने क्या किया, एटेन्यूएटेड स्मॉल पॉक्स है उससे ह्यूमंस में जो स्मॉल पॉक्स थे उनसे बचाने के लिए इन्होंने वैक्सीन बनाई। Any suspension containing antigenic molecules derived from a microorganism given to stimulating an immune response against a given infectious disease। कि वैक्सीन क्या करती है, कोई भी एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वैक्सीन के अंदर कोई भी एंटीजेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको ये क्या करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो रहे हैं उनको वो क्या कर सके, उनको डिस्ट्रॉय कर सके, इसलिए वैक्सीन दी जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लाइव वैक्सीन की। लाइव वैक्सीन क्या होती है? प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव एटेन्यूएटिंग ऑर्गेनिज्म। ये किससे प्रिपेयर्ड होती है? ये प्रिपेयर्ड होती है जो लाइव एटेन्यूएटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ये प्रिपेयर की जाती है। Attenuated organisms have been passed repeatedly in the laboratory to destroy their pathogenicity, pathological changes and but retain immunogenicity। ये क्या करती है, जो लाइव वैक्सीन क्या करती है कि कोई भी एटेन्यूएटेड जो ऑर्गेनिज्म होता है, एक एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म, लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म में क्या किया गया है, इसको बार-बार इस वैक्सीन को बार-बार इंजेक्ट किया गया जिससे उसकी जो पैथोजेनिसिटी है वो डिस्ट्रॉय हो गई, जिससे क्या हुआ, हमारी जो इम्यूनोजेनिसिटी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हुआ, वो और स्ट्रॉन्ग होता गया
लाइव वैक्सीन आर मोर पावरफुल इम्यूनाइजिंग एजेंट देन किल्ड वैक्सीन। जो लाइव वैक्सीन है ये क्या है, मोर पावरफुल है इम्यूनाइजिंग एजेंट से ये ज्यादा पावरफुल है, जो जो किल्ड वैक्सीन है उससे ज्यादा पावरफुल है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लाइव वैक्सीन के एग्जांपल कौन कौन से हैं। लाइव वैक्सीन के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो पहला है वायरल। जो वायरस है उसमें कौन कौन से, ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी। ओपीवी को क्या बोलते हैं, सेबिन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, यह डिस्कवर किया गया है जो एबी सेबिन है, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। कब किया था, 1957 में इसको डिस्कवर किया था। येलो फीवर, मीजल्स, रूबेला, मम्स एंड इन्फ्लुएंजा, ये किसके एग्जांपल है, लाइव वैक्सीन्स के। लाइव वैक्सीन्स के ये एग्जांपल्स है। नेक्स्ट किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिव। A vaccine prepared from dead microorganism, heat और chemicals। कि ऐसी वैक्सीन जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके द्वारा ये प्रिपेयर की गई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिव वैक्सीन भी बोलते हैं। और ये किससे तैयार की जाती है, कोई भी किल्ड केमिकल और हीट के द्वारा ये तैयार की जाती है। This type of vaccine is used to prevent disease caused by highly virulent microbes। और ये वैक्सीन कब यूज की जाती है, जब हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज ऐसी हो जो हाईली वायरुलेंट माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर हुए हो, तब ये वैक्सीन यूज ली जाती है। When dead organism injected into the body stimulate production of active immunity into immunizing person। जब ये डेड वैक्सीन हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, ये हमारी बॉडी में हमारा इम्यूनिटी जो सिस्टम है ये क्या करती है, हमारी बॉडी में हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को क्या करती है, उसको इम्यून सिस्टम को ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करेगी, ये स्टिमुलेट करेगी। और स्टिमुलेट करते ही हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा कि जो भी हमारी बॉडी में पैथोजेंस एंटर हुए हैं उनको ये क्या कर देगा, डेस्ट्रॉय, क्या करेगा, डेस्ट्रॉय कर देगा उनको। Killed vaccine requires a primary series of 2 or 3 doses of vaccine to produce adequate antibody instead of one dose for viral vaccine। कि जो killed वैक्सीन क्यों जरूरी, इसकी कितनी डोज जरूरी है, 2 से 3 डोज, 2 से 3 डोज इसकी जरूरी होती है। कोई भी बैक्टीरिया है या वायरस है उसको किल करने के लिए। और ये क्या करती है, हमारी बॉडी में एडिक्वेट एंटीबॉडी को जनरेट करती है। तो बैक्टीरियल, टाइफॉइड, कोलेरा, प्लेग और पर्टुसिस के इसके एग्जांपल है। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे वायरल की। वायरल कौन कौन सी बीमारियों को ये जो वैक्सीन है, जो किल्ड वैक्सीन, ये कौन कौन से पैथोजेंस को या कौन कौन से किस टाइप के इन्फेक्शन को ये खत्म करती है। तो वायरल में रेबीज कब आया था, 1885 में। साल पोलियो वैक्सीन जो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, जेई साल के द्वारा 1954 में ये क्या की गई, डिस्कवर की गई। इन्फ्लुएंजा 1937 में आया। हेपेटाइटिस बी कब आया, 1976 में डिस्कवर किया गया हेपेटाइटिस बी।
अब बात करेंगे अपन टॉक्सिड्स की कि टॉक्सोइड क्या होते हैं। ए टॉक्सिन दैट हैज बीन केमिकली मॉडिफाइड टू रिटेन इट्स एंटीजेनिसिटी बट इज नो लॉन्गर पॉइजनस। कि जो टॉक्सिन्स है ये क्या करते हैं, ये केमिकली मॉडिफाई होते हैं और ये हमारी जो एंटीजेनिस, हमारी बॉडी में जो एंटीजन है उस एंटीजेनिसिटी को ये बढ़ाते हैं, बट ये पॉइजन हमारी बॉडी में पॉइजन नहीं फैलाते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं करते हैं। सर्टेन ऑर्गेनिज्म डिप्थीरिया टिटनेस बेसिलाई प्रोड्यूस exotoxins against which antibodies are formed from active immunization। कि जो कुछ जो ऑर्गेनिजम्स है जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में एक्सोटॉक्सिन्स, जो क्या करते हैं एंटीबॉडीज को, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं, जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन हमारी बॉडी में जो एक्टिव इम्यूनिटी है हमारी उसके द्वारा उसको ये स्टिमुलेट करते हैं, जिससे क्या होगा हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू होगी। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, डीपीटी, टीटी। डिप्थीरिया कब आया, डिप्थीरिया 1923 में डिस्कवर किया गया, पर्टुसिस 1923 में और टिटनेस टॉक्सोइड 1927 में। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या होता है, कब स्टार्ट किया गया। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम was known as expanded program on immunization। इसको एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन ईपीई के नाम से भी जानते हैं, बाय WHO इन 1974। WHO ने इसको लॉन्च किया, इस प्रोग्राम को कब किया, 1974 में। 1974 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, क्यों किया गया, टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 6 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। कि जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए 6 जो वैक्सीन से प्रिवेंटेबल उनको लॉन्च किया गया, और 6 जो डिजीजेस हैं उनसे बचाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अब बीमारी कौन कौन सी है, टीबी, कौन कौन सी है, टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनेस एंड मीजल्स। ये 6 टाइप की जो इन्फेक्शन थे इनसे बचाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। इन इंडिया ईपी लॉन्च इन 1978। इंडिया में इस प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया, 1978 में लॉन्च किया गया, विथ 3 डोजेज ऑफ डीपीटी। डीपीटी की कितनी डोज लगेगी, इस ईपी ने कहा कि इंडिया में 1978 में इस प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया, उन्होंने कहा कि डीपीटी की तो कितनी डोज लगेगी, 3 डोज डीपीटी की लगेगी, 1 डोज लगेगी बीसीजी की और 2 डोज लगेगी टीटी की प्रेग्नेंट वुमेन्स को। ओपीवी इन 1979 एंड मीजल्स इन 1985 वाज एडेड टू ईपीआई। कि जो ओपीवी है इसको इस प्रोग्राम में कब ऐड किया गया, 1979 में इसको ऐड किया गया, और मीजल्स को 1980 में इसको ईपी जो प्रोग्राम है इसमें ऐड किया गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूपीआई लॉन्च्ड ऑन 19 नवंबर 1985 इन इंडिया इन द मेमोरी ऑफ लेट स्मेल इंदिरा गांधी। कि जो इंदिरा गांधी की याद में इस प्रोग्राम को 19 नवंबर 1985 में इसको लॉन्च किया गया। यूआईपी बिकम पार्ट ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। और जो ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये किसका पार्ट है, जो बच्चे और जो मदरहुड है उन दोनों को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया।
Trivalent OPV containing all three strains of white poliovirus. First time used in the country in December 2005 in Western UP. और जो जो पोलियो वैक्सीन है इसका यूज फर्स्ट टाइम कहाँ किया गया है हमारे इंडिया में दिसंबर 2005 में। और कहाँ किया गया था, इसका यूज किया गया था वेस्टर्न यूपी में इसका फर्स्ट बार यूज किया गया था। अब हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हम बात करेंगे फर्स्टली एट बर्थ कि बर्थ के टाइम कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। तो पहली वैक्सीन लगती है बीसीजी। कौन सी लगेगी, बीसीजी लगती है। जो कब लगती है, जब से बच्चा जन्म लिया है तब से लेके 1 साल तक। कब से लगेगी, जब से उसने जन्म लिया है तब से लेके 1 साल तक उसके कौन सी वैक्सीन लगेगी, बीसीजी। और जो ओपीवी की जो जीरो डोज है, ओपीवी की जीरो डोज कब लगेगी, जब से बच्चा जन्मा है तब से लेके 15 डेज के अंदर अंदर उसको वो डोज लग जानी चाहिए। फिर हेपेटाइटिस बी की जीरो डोज, हेपेटाइटिस बी की जीरो डोज कब लगेगी, विद इन 24 आवर्स कि जब बच्चा जन्म लेने से लेके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको लग जानी चाहिए। अब बात करेंगे अपन डोज की, 0.05 ml बिलो 4 वीक्स। जो बच्चा 4 वीक्स से कम का है उसको कितने लगेगी, 0.05 ml। 0.0 ml। अगर कोई बच्चा 4 वीक से ज्यादा का है तो उसको लगेगी 0.1 ml। अब ओपीवी की बात करेंगे तो ओपीवी की जो वैक्सीन लगेगी वो कितनी लगेगी, 2 डोज। और हेपेटाइटिस बी की डोज कितनी लगेगी, 0.5 ml लगेगी। और रूट की बात करें तो रूट कौन सा है, इंट्राडर्मल रूट। किसका, बीसीजी का रूट कौन सा है, इंट्राडर्मल रूट। और ओपीवी का रूट कौन सा है, ओपीवी ओरल रूट से देंगे अपन। और जो हेपेटाइटिस बी है वो उसको कौन से रूट से देंगे, आईएम इंट्रा मस्कुलर रूट से उसको वो वैक्सीन देंगे। अब हम बात करेंगे 6 वीक, बात करेंगे 6 वीक के जो बच्चा है उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी, उसको लगेगी पेंटावेलेंट वैक्सीन। कौन सी, पेंटावेलेंट वैक्सीन। कितनी लगेगी, 0.05 ml लगेगी। और रूट कौन सा लगेगा, आईएम रूट से उसको वो वैक्सीन देंगे अपन। बात करेंगे ओपीवी फर्स्ट की, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी फर्स्ट की उसको 2 ड्रॉप्स लगेगी 6 वीक में। 6 वीक तक उसको 2 ड्रॉप्स लगेगी। और रूट कौन सा रहेगा, ओरल रूट रहेगा, ओरल रूट। अब बात करेंगे ओपीवी फर्स्ट की, सॉरी आईपीवी फर्स्ट की 0.1 ml लगेगी। और रूट कौन सा होगा, आईडी इंट्राडर्मल, राइट अपर आर्म पे ये वैक्सीन लगेगी। हम बात करेंगे अब 10 वीक्स, बात करेंगे अब हम बात करेंगे 10 वीक्स पे कि जो 2.5 मंथ का जो बच्चा होता है उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी। उसको लगेगी पहली तो पेंटावेलेंट, उसको वैक्सीन लगेगी पेंटावेलेंट की सेकंड डोज कब लगेगी, जब बच्चा 10 वीक या 2.5 महीने का हो जाएगा तब उसको पेंटावेलेंट वैक्सीन लगेगी 2 दूसरी डोज। और कितनी लगेगी डोज, 0.5 ml उसको डोज लगेगी। और आईएम या ओरल रूट, सॉरी आईएम रूट से उसको वो वैक्सीन दी जाएगी। अब बात करेंगे ओपीवी 2 की सेकंड डोज कब लगेगी, 10 वीक में लगेगी। और 2 ड्रॉप उसको डोज लगेगी। और
ओरल रूट से उसको वो वैक्सीन दी जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि 14 वीक पे उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी। तो उसको 14 वीक पे पहली वैक्सीन लगेगी पेंटावेलेंट की सेकेंड डोज लगेगी उसको। और कितनी लगेगी 0.5 ml 0.5 ml उसको डोज लगेगी। और कौन से रूट से लगेगी आईएम रूट से। आईएम रूट से उसको वो वैक्सीन दी जाएगी। दूसरी लगेगी उसको ओपीवी की सेकेंड डोज। ओपीवी की सेकेंड डोज कितनी लगेगी 2 ड्रॉप उसको लगेगी 2 ड्रॉप्स लगेगी। और रूट कौन सा रहेगा ओरल रूट रहेगा। और तीसरी वैक्सीन उसको लगेगी आईपीवी की सेकेंड डोज। आईपीवी की सेकेंड डोज लगेगी, उसकी डोज रहेगी 0.1 ml उसकी डोज रहेगी। और रूट रहेगा इंट्राडर्मल रूट राइट अपर आर्म। कहां लगेगी हमारी जो राइट अपर आर्म है उस पे लगेगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 9 मंथ पे कि जब बच्चा 9 मंथ का हो गया तब उसके कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी। तो तब उसके पहली वैक्सीन तो लगेगी कौन सी मीजल की फर्स्ट डोज लगेगी। जीरो डोज कितनी रहेगी 0.5 ml। और रूट कौन सा रहेगा सबक्यूटेनियस रूट रहेगा। और दूसरी डोज लगेगी 9th मंथ में विटामिन ए की फर्स्ट डोज लगेगी। और कितनी लगेगी 1 लेट इंटरनेशनल यूनिट। और रूट कौन सा रहेगा ओरल रूट रहेगा। अब हम बात करते हैं 16 से 24 मंथ के बीच में बच्चे को कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी। तो डीपीटी की जो बूस्टर डोज होती है डीपीटी की फर्स्ट डोज होगी वो कितनी लगेगी 0.5 ml। कितनी लगेगी 0.5 ml लगेगी। और रूट रहेगा आईएम रूट के द्वारा उसको वैक्सीन दी जाएगी। दूसरी है ओपीवी की फर्स्ट बूस्टर डोज कितनी लगेगी 2 ड्रॉप्स लगेगी। और रूट रहेगा ओरल रूट। कौन सा रूट रहेगा ओरल रूट रहेगा। विटामिन ए की सेकेंड डोज कितनी लगेगी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। कितनी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। और रूट रहेगा ओरल रूट के माध्यम से ये वैक्सीन दी जाएगी। और अब मीजल्स की सेकेंड डोज लगेगी 16 से 24 मंथ के बीच में। कितनी लगेगी 0.5 ml रहेगी। और रूट कौन सा रहेगा एससी कौन सा रहेगा सबक्यूटेनियस रूट के माध्यम से लगेगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि 5 ईयर की जो बच्चा है उसको कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी। तो डीपीटी की सेकेंड डोज क्या लगेगी डीपीटी की सेकेंड डोज लगेगी 0.5 ml इसकी क्या रहेगी डोज रहेगी 0.5 ml। और रूट कौन सा रहेगा रूट रहेगा आईएम इंट्रामस्कुलर रूट रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे ओपीवी की सेकेंड डोज कितनी रहेगी 2 ड्रॉप्स। और रूट रहेगा ओरल रूट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे 10 ईयर टू 16 ईयर कि 10 साल से लेकर 16 साल के बीच में कौन कौन सी वैक्सीन लगेगी। तो उसके लगेगी टिटनेस टॉक्साइड डोज कितनी रहेगी इसकी 0.5 ml इसकी डोज रहेगी। और कहां लगेगी आईएम रूट से लगेगी अपर आर्म पे। अब हम करते हैं नेक्स्ट बात
इम्यूनाइजेशन की। टोटल 9 डोज, टोटल 9 डोज ऑफ विटामिन ए गिवन एट 6 मंथ इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 9 मंथ टू 5 ईयर। कि जो विटामिन ए की टोटल कितनी डोज लगती है, 9 डोज लगती है, और ये कब स्टार्ट होगी, 6 मंथ, 6 मंथ से स्टार्ट होगी और कब तक लगेगी, 5 ईयर तक, 5 ईयर सॉरी 9 मंथ से लेके 5 ईयर तक ये डोजेस लगाई जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, फॉर इंडिविजुअल प्रोटेक्शन 5 डोजेस ऑफ ओपीवी रिकमेंडेड फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन। कि कोई भी पर्सन है उसको उसके प्रोटेक्शन के लिए ओपीवी की 5 डोजेस, ओपीवी की कितनी डोजेस जरूरी होती है, ओपीवी की 5 डोज जरूरी होती है। Ring immunization means creating barrier to prevent spread of infection to unaffected person by creating circle of immunized person around an immune person। एक रिंग, अपन एक रिंग इम्यूनाइजेशन करते हैं। रिंग इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा बैरियर बनाना है अपने को जो अपने पास कोई इन्फेक्शन नहीं हो, और अगर हमारे पास कोई इन्फेक्शन है तो हमारे से इन्फेक्शन दूसरे के पास स्प्रेड नहीं हो। कि कोई भी इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाने के लिए अपन एक बैरियर बनाते हैं, उसको बोलते हैं रिंग इम्यूनाइजेशन। Herd immunity is an overall immunity in a community. It provides an immunological barrier to the spread of disease in the human herd। इसका मतलब है कि इम्यूनिटी क्या करती है कि हमारी जो ओवरऑल जो कम्युनिटी है उसमें बहुत ही जरूरी है। यदि उसको सबकी इम्यूनाइजेशन हो रखा होगा तो कोई भी इन्फेक्शन फैलेगा नहीं, कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से बॉडी में एंटर नहीं होगा और कोई भी डिजीज फैलेगी नहीं, इसलिए इम्यूनाइजेशन जरूरी है। नेक्स्ट है, हेड इम्यूनिटी इज रिलेवेंट इन द कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक डिजीज। और जो इम्यूनिटी है वो क्यों जरूरी है, वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है कि कोई भी जो डिजीज है वो एपिडेमिक नहीं हो, कहीं फैले नहीं अपनी कम्युनिटी में वो फैले नहीं। नाउ रिसेंटली स्टार्टेड पेंटावेलेंट वैक्सीन एट द प्लेस ऑफ डीपीटी एंड हेपेटाइटिस बी। कि अपन ने जो बात की थी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पेंटावेलेंट की, कि पेंटावेलेंट वैक्सीन क्या होती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन अभी स्टार्ट की गई है, इसकी जगह डीपीटी और हेपेटाइटिस बी की जगह स्टार्ट की गई है। और इसमें किस को ऐड किया गया है, पेंटावेलेंट वैक्सीन कंटेनिंग एंटीजन ऑफ 5 वैक्सीन्स। इसमें इनकी जगह 5 वैक्सीन्स को ऐड किया गया है। अब वो कौन सी है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, HIV। इन 5 इन्फेक्शंस को डिजीज को ऐड किया गया है पेंटावेलेंट वैक्सीन में। कि पेंटावेलेंट वैक्सीन इन 5 डिजीज से हमारी को प्रिवेंट करेगी। पेंटावेलेंट given by intramuscular route at 6-10-8 week before 1 year। और पेंटावेलेंट वैक्सीन कब दी जाती है, 6-10-14 वीक और 1 साल से पहले इस वैक्सीन को दिया जाता है। और कौन से रूट से देता है, इंट्रामस्कुलर रूट से। इंट्रामस्कुलर रूट से इस वैक्सीन को देते हैं। 2 डोजेज ऑफ पोलियो वायरस वैक्सीन inactive also started at 6 and 14 week by IM into right upper arm। और जो पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस की 2 डोजेज दी जाती है। और ये कब स्टार्ट होती है, 6 to 14 वीक, 6 to 14 वीक के अंदर ये 2 डोजेज दी जाती है। और कौन से रूट से दी जाती है, IM रूट से ये वैक्सीन दी जाती है। Mission Indradhanush started for left out and drop out children।
जो मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था वो किसके लिए चलाया गया था कि जो भी बच्चे वैक्सीन जिनके वैक्सीन में छूट गए हैं वैक्सीन लगाने में, जैसे कोई प्रोग्राम चलाते हैं सरकार पोलियो प्रोग्राम, उसमें अगर कोई बच्चा छूट गया है या ड्रॉप आउट हो गया है तो उन बच्चों के लिए अलग से एक मिशन चलाया गया है, इंद्रधनुष मिशन। इस मिशन के दौरान उन बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है जो या तो हमसे छूट गए हैं या ड्रॉप आउट हो गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बैसिलस फॉर्मेट ड्यूरेन के बारे में, बीसीजी के बारे में। बीसीजी वैक्सीन इज ए प्रिपरेशन ऑफ ए ड्राइड लिविंग बट एटेन्यूएटेड कल्चर ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम बोविस। कि जो बीसीजी वैक्सीन है इसको प्रिपेयर किससे किया गया है, लिविंग से, और एटेन्यूएटेड कल्चर की जो माइक्रोबैक्टीरियम है उनसे इसको प्रिपेयर किया गया है। डाइल्यूट यूज इन नॉर्मल सलाइन, इसको डाइल्यूट करके इस वैक्सीन को डाइल्यूट करके लगाते हैं नॉर्मल सलाइन में। डिस्टिल वाटर में इसको डाइल्यूट नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, प्रोड्यूस इरिटेशन, हमारी बॉडी में इरिटेशन प्रोड्यूस करता है ये, इसलिए इस वैक्सीन को नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके लगाते हैं, ना कि डिस्टिल वाटर में। इंजेक्शन गिवन टू लेफ्ट आर्म, कहां दिया जाता है ये, लेफ्ट आर्म में। हमारी लेफ्ट जो आर्म है, डेल्टोइड मसल है हमारी, उस पे इस वैक्सीन को लगाया जाता है बाय ट्यूबरक्युलिन सिरिंज। जो 26 नंबर गेज की जो सिरिंज होती है, नीडल होती है, उससे इसको लगाया जाता है। ए पेपिल में डेवलप विद इन 2 to 3 weeks which increase to 4 to 8 mm within 5 weeks. Later it subside as a shallow ulcer। कि ये वैक्सीन लगाने के बाद में वहां पर एक पेपुलर टाइप का वहां पर डेवलप हो जाएगा 2 से 3 वीक के अंदर, और बाद में वो क्या करेगा 4 से 8 mm का हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बाद में वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, वो एक अल्सर का रूप ले लेगा। बाद में वो पेपुलर क्या ले लेगा, एक अल्सर का रूप ले लेगा। इट आल्सो अफोर्ड सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेप्रोसी, और ये वैक्सीन हमें लेप्रोसी में भी प्रोटेक्ट करती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ए वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टाइप ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड पोलियो वायरस से ये प्रिपेयर की गई है। मैग्नीशियम क्लोराइड यूज एज स्टेबलाइजेशन, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड का यूज किया गया है इसको स्टेबलाइज रखने के लिए। वैक्सीन्स वायल मॉनिटर्स, की जो वैक्सीन्स की जो वायल्स आती है उसका मॉनिटर कैसे करते हैं। वैक्सीन वायल मॉनिटर फर्स्ट टाइम यूज 1998 में किया गया था ड्यूरिंग पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। जो प्रोग्राम पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम चलाया गया था उसमें फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। एवरी लेबल हैव ए डीप ब्लू कलर सर्कल व्हिच इनसाइड प्रेजेंट ए व्हाइट स्क्वायर व्हिच बिकम ब्लू टू ब्लैक आफ्टर एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर। और इसके लेबल पे एक डीप ब्लू कलर का सर्कल बना हुआ होता है डीप कलर का ब्लू कलर का सर्कल, और उसके अंदर एक व्हाइट स्क्वायर कलर का एक सर्कल होगा। यदि वो ब्लू से ब्लैक हो रहा है, हाई टेम्परेचर में ब्लू से ब्लैक हो जाता है वो जो वो सर्कल था लेवल पे, अगर जो वैक्सीन है वो अगर उसके जो नॉर्मल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में रहेगी तो वो सर्कल क्या हो जाएगा, ब्लू से ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपन कोल्ड चेन की, कि कोल्ड चेन क्या होती है। कोल्ड चेन ए सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू वैक्सीन साइट एट लो टेम्परेचर कॉल्ड कोल्ड चेन। कि कोल्ड चेन एक वैक्सीन को स्टोर रखना और उसका ट्रांसपोर्टेशन करने का एक सिस्टम है जो क्या करती है कि कहीं पर अगर जहां पर वैक्सीन बनी है वहां से अलग अलग हॉस्पिटलों में
भेजने का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं अपन कोल्ड चेन सिस्टम। पोलियो वैक्सीन इज मोस्ट हीट सेंसिटिव एंड स्टोर एट -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जो पोलियो वैक्सीन है ये मोस्ट हीट सेंसिटिव होती है और इसको कहाँ रखा जाता है, कितने टेम्परेचर में रखा जाता है इसको, -20 डिग्री। इसको -20 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाता है, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इसको रखा जाता है। पोलियो वैक्सीन एंड मीजल वैक्सीन कीप इन फ्रीजिंग कंपार्टमेंट। और जो पोलियो वैक्सीन और जो मीजल वैक्सीन है इसको कहाँ रखा जाता है, इनको फ्रिज में ही रखा जाता है। ये क्या है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। टाइफॉइड, टीटी, डीपीटी, बीसीजी एंड डायलियोस नेवर फ्रीज, कीप इन कोल्ड पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। इनको जो रेफ्रिजरेटर का जो कोल्ड पार्ट है वहां पर रखा जाता है इनको। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स कि कोल्ड चेन के कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। तो पहला है वॉक इन कोल्ड रूम, यूज एट रीजनल लेवल टू स्टोर वैक्सीन। वॉक इन कोल्ड रूम इसको कब यूज किया जाता है, यूज एट रीजनल लेवल। रीजनल लेवल पे इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है डीप फ्रीजर। 300 लीटर का ये फ्रीजर होता है। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर स्टोर ओपीवी मीजल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये जो वैक्सीन होती है उनको ओपीवी और जो मीजल्स वैक्सीन है इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टोर करके रखते हैं इस फ्रिज में। स्मॉल डीप फ्रीजर ये 140 लीटर का होता है और इसमें जो पीएससी जो अर्बन फैमिली प्लानिंग की जो सेंटर्स हैं और जो पीएससी है वहां पर इस वैक्सीन को स्टोर करके रखते हैं उस लेवल के। डे कैरियर यूज टू कैरी 6 to 8 mile of vaccine which have two fully frozen ice packs। कि जो डेली कैरियर जो बैग होता है इसका यूज कब करते हैं, इसमें 6 से 8 वायल्स होती है वैक्सीन की और इसमें 2 आइस पैक्स होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रिवर्स कोल्ड चेन कि रिवर्स कोल्ड चेन क्या होती है। इट इज ए सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग सैंपल एट रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कलेक्शन टू द लेबोरेटरी। कि जो रिसीवर्स कोल्ड चेन है इसमें ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं और सैंपल्स का ट्रांसफर करते हैं उनका जो उस सैंपल्स को जो रहने का बिल्कुल सुरक्षित रहने का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में इनको जो कलेक्शन का जो पॉइंट्स है वहां से लेबोरेटरी तक इन सैंपल्स को पहुंचाते हैं। इसको बोलते हैं रिवर्स कोल्ड चेन। स्टूल स्पेसिमेन ऑफ एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस पेशेंट हैव टू बी sealed in container and stored in refrigerator or packed frozen ice packs at 4 degrees Celsius to 8 degrees Celsius in a cold box to ship laboratory immediately। जो स्टूल का जो स्पेसिमेन जो स्टूल का जो सैंपल होता है जो एक्यूट पैसिव पैरालिसिस जो पेशेंट है उनका जो स्टूल और स्पेसिमेन का जो सैंपल होता है उसको क्या करते हैं, बिल्कुल रेफ्रिजरेटर और पैक्ड फ्रोजन आइस पैक्स उनको 4 डिग्री की से 8 डिग्री की सेल्सियस के टेम्परेचर में उसको स्टोर किया जाता है और उनको इमीडिएट लेबोरेटरी में भेजा जाता है। उनको रखा नहीं जाता, उनको स्टोर करके नहीं रख सकते बिकॉज प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हीट ऑन द वे मे डिस्ट्रॉय द पोलियो वैक्सीन। यदि अपन उनको ज्यादा देर तक रखेंगे हीट में तो क्या हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो पोलियो वैक्सीन वगैरह है, जो भी वैक्सीन या जो भी उसमें सैंपल्स है उस बॉक्स में, वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी। थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.nursingcareerclub.com पर विजिट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।